Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa. In the next lecture of community nutrition, I discuss about the protein, energy, malnutrition. के इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, कौन कौन से इश्यूज बनते हैं, उससे किस तरह हम न्यूट्रिशनली और मेडिकली उसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। प्रोटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन क्या है कि आपका जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसका एक इंटेग्रल पार्ट है प्रोटीन। ठीक है। इस पे आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है। ये कंपाउंड मिलके एक डिफरेंट टाइप ऑफ इसके पार्टिकल्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है। और जो टोटल अमाइनो एसिड है वो 20 है, जिसमें 10-12 असेंशियल है और बाकी नॉन असेंशियल है और 2 कंडीशनली असेंशियल है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो यही 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मिलते हैं, मिलके इनकी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होती हैं इसमें कुछ। ठीक है। इसमें कुछ जो आर ग्रुप होता है वो चेंज होता है। ठीक है। तो उसमें वो चेंज होके वो एक नया प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो ये प्रोटीन का जो है अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जितने भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं बॉडी का उसका पार्ट है। ठीक है। कुछ में ये सिंगल प्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी में ये लाइपोप्रोटीन लिपिड के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन इज एन अबंडेंट कंपाउंड इन और बॉडी के, हमारी जो बॉडी इसका 40-50% जो कंपोजिशन में है वो प्रोटीन है। ठीक है। तो अब देखेंगे मसल्स है, हमारे मसल में 33% प्रोटीन होता है, बूंद और कार्टिलेज में 20% प्रोटीन होता है, हमारी स्किन में 10% प्रोटीन है। उसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें 30 से 5 to 40% प्रोटीन। अब माल न्यूट्रिशन क्या है, जो मेन टॉपिक है वो माल न्यूट्रिशन है। ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या है कि जब आप जो भी आपकी ईटिंग पैटर्न है, ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, जो आप पर डे आप इंटेक कर रहे हो, ठीक है, जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वही फूड इंटेक करते जाएंगे तो आप की जो डाइटरी डेफिशिएंसीज होंगी, ठीक है, या आप एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा ले रहे हैं या आप कम ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में है। ठीक है। या अगर आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं तो आप माल नोट कंसीडर होंगे। ठीक है। माल न्यूट्रिशन इज एन फिजियोलॉजिकली कंडीशन ड्यू टू द एक्सेस आर इम्बैलेंस इन एनर्जी, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट के जब आप ओवरऑल एनर्जी, प्रोटीन या कि और सिंगल न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो आप इम्बैलेंस अमाउंट में ले रहे होंगे या ज़्यादा या कम, ठीक है, उसे माल न्यूट्रिशन कहेंगे। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन दो है, उसमें अंडर न्यूट्रिशन है और एक ओवर न्यूट्रिशन है। ठीक है। और सिम्टम्स क्या हो गए माल न्यूट्रिशन के, एक अंडर न्यूट्रिशन को अगर हम देखें कि इसमें आएगा रिड्यूस एपिटाइट। ठीक है। अगर ओवर न्यूट्रिशन को देखें तो ज़ाहिर है ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि उनके पास फेवर अमाउंट में है। ठीक है। तो वो आएगा कि उसका जो एपिटाइट लेवल ज़्यादा है, ठीक है, उसका ईटिंग लेवल ज़्यादा है। उसके अलावा क्या है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द फूड एंड ड्रिंक्स, को जिनको ज़्यादा फूड खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक, उनमें अंडर न्यूट्रिशन इशू बनते हैं। ठीक है। कुछ इनमें साइकोलॉजिकली डिसेबिलिटीज होती हैं। ठीक है। उसके अलावा पोर कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। ठीक है। अब फैमिली है, फैमिली में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, उसकी वजह से बच्चों पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर फिजियोलॉजिकली फैक्टर हैं, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है। देन काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब देखो माल न्यूट्रिशन मैंने बताया कि 2 टाइप्स की है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं। ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वहाँ पर क्या इशू बनेगा, ओवर न्यूट्रिशन का। ठीक है। अब जो इथोपिया हो गया, उसके अलावा बर्मा हो गया, ये बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज में मोस्टली आती हैं, पाकिस्तान में देख लो या इंडिया में देख लो, ठीक है, बांग्लादेश में देख लो, तो उनमें क्या है कि उनमें अंडर न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ये अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। ठीक है। कि एक जगह आपको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव जो बच्चे हैं वो अंडर न्यूट्रिशन में जाएंगे। ठीक है। ऐसे कि अगर लैक ऑफ एजुकेशन हो, एक प्रॉपर एजुकेशन ना बच्चों को दी जा रही हो, तो उस कंडीशन में भी
अंडर न्यूट्रिशन जा सकते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस ना हो, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हैं वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव ना हो, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, ठीक, कुछ हमारे कल्चर बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह जो वेजिटेरियंस हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं वेजिटेबल्स पे, तो इसलिए उनकी डाइट में जो उन उसमें होता क्या है, उसकी डाइट में जो आयरन की फ्लेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये है कि हमें जो भी फूड लेना है वो एक एडुकेट अमाउंट में लेना है, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं, जैसा कि मैंने नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में मैंने बताया, उसमें भी डिफरेंस सिनेरियो है इसका, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो माल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फूड सोर्सेज की, अब देखें कि फॉर एग्जांपल अब पंजाब में देखें कि ज़्यादा फूड सोर्सेज होंगे एज़ कम्पेयर टू जो बलोचिस्तान है, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जब लेकनेस होगी तो वहाँ पर भी ये इशू बनेगा। तो ये है इसके काजेज। देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ अ पोटेंशियल या फेटल बॉडी डिप्लीशन डिसऑर्डर के जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये एक बहुत फेटल डिसऑर्डर है। इट इज लीडिंग काज ऑफ द डेथ इन चिल्ड्रन इन आर डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि बच्चों में अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। इवन एशियन कंट्रीज़ में तो ये है कि 10,000 में से 180 to 90 बच्चे हैं जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेगनेंसी वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी मदद के इशू में बड़ा आता है ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू द इनएडिक्वेट और देयर न्यूट्रिएंट्स लेवल। तो उनमें होता क्या है कि वो मदर प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है, वो बेबी की रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, अगर मदर वीक है, मदर माल नोरिश है, तो उसका बेबी में भी 80% चांसेस होते हैं कि वो माल नोरिश होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया। देन जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसमें ओवरऑल एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकती है या फिर सिंगल न्यूट्रिएंट की माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल एशियन कंट्री में देखें, हमारा जो स्टेपल फूड है वो क्या है, वीट है। हमारा जो मैक्सिमम हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट कंज्यूम करें वो है कार्ब। हमारी 70%, 60 से 70 इवन 75% तक जो हमारी डाइट का हम डिपेंड करें वो करें कार्ब पे, ठीक है। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ज़्यादा कंजप्शन किसका है, प्रोटीन का, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सेस में है, उनके लिए वो अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है। अब देखें कि आप फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अगर प्रोटीन ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कार्ब, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज बनते हैं। देन काजीज आप मेनली आप पुअर हाइजीनिक देखेंगे, अगर अनहाइजीनिक प्रैक्टिस होंगी, ठीक, अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, तो थ्रू फूड जो 70 से 80% जो डिजीज़ है वो उसका काज होता है फूड की वजह से, ठीक है। जब अनहाइजीनिक प्रैक्टिस होंगी, जब फूड सेफ्टी के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो पैथोजेंस हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर देंगे, अंदर जाके हमें जो भी हमें उसके डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर है कि ज़ाहिर है जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबल होगी उनका कंजप्शन पैटर्न इंप्रूव होगा, उनका ईटिंग हैबिट्स उनकी इंप्रूव्ड होंगी, ठीक है, उन्हें अवेयरनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा वो एक्सेस कर सकते हैं हेल्दी डाइट की तरफ, ठीक है। कुछ कल्चर फैक्टर होते हैं जिस तरह वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, एक्टिन डाइट्स कुछ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कीटो डाइट से अब उसका इशू आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट नहीं होती, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एक एडिक्वेट बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। डिजीज के अब है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, दो मेन डिजीज हैं, एक है मरासमस, दूसरा है क्वाशिरकोर। अब आपको पेपर में भी ये आ सकती हैं कि आप डिफरेंस करें मरासमस का और क्वाशिरकोर का, ठीक है। और कुछ इसके अलावा अडीमा या मैकेशन होने के चांसेस। मैकेशन क्या है, अगर आपका वेट है 50 to 60% रिड्यूस हो जाए नॉर्मल बॉडी वेट से, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या कहेंगे कि उस मारसमस की कंडीशन को वो सवेरली मारसमस होता है, उसे इमेसिएशन कहेंगे, ठीक है। देन अडीमा क्या है, नॉन पिटिंग एडीमा है, नॉन पिटिंग एडीमा है, मोस्टली इसमें होता है जिनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, उनमें
जो बॉडी स्वेल हो जाती है, इट इज़ द abnormal accumulation ऑफ द फ्लूइड इन द the different location are beneath the skin and in the cavities of the body, mostly जो diaphragm है इसके नीचे abdominal cavities में, ठीक है, protruding belly हो जाती है उनमें, ठीक है, उसमें क्योंकि ड्यू टू abnormal accumulation of fluid, ठीक है, इसे हम कहेंगे एडिमा। देन मरसमस, अब ये डेफिनेशन है मरसमस और क्वाशिरकोर में डिफरेंस क्या है। मरसमस क्या है कि जब आप ओवरऑल न्यूट्रेंट में से कोई भी न्यूट्रेंट, ठीक है, जब आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ना ले रहे हो तो उसकी वजह से मरसमस होगा, ठीक है। जब आप स्पेसिफिकली प्रोटीन ना ले रहे हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, उससे क्या करेंगे, क्वाशिरकोर, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। मरसमस क्या है, मरसमस ओवरऑल एनर्जी डेफिशिएंसी है, ठीक है। मरसमस इज अ एनर्जी डेफिशिएंसी कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल फूड, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि मरसमस में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, मरसमस में फैट्स की डेफिशिएंसी होगी, कार्ब की डेफिशिएंसी होगी, एसेंशियल विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट ओवरऑल एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंडिविजुअल का जो पर डे का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है वो 2500 है, ठीक है, लेकिन उसे वो नहीं ले रहा, वो 1000 ले रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी डाइट डिफिक्ट होगी, न्यूट्रिएंट लेवल पे तो उसने होना ही है, तो वो एनर्जी लेवल पे भी वो डेफिशिएट होगी, ठीक है। इसलिए मरसमस क्या है कि ओवरऑल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फैट की जो है वो इसकी माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है। देन आप जो मरसमस का क्या है कि अब आप इनएडिक्वली प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, आप इनएडिक्वली आप अदर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें ये बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं माल न्यूट्रिशन के, ठीक है, क्योंकि उनमें पर कैपिटा इनकम नहीं है, ठीक है, उनकी फूड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से ये इश्यूज बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ड्राथ होते हैं या माइन होते हैं, ठीक है, कैसे पड़ जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू बनते हैं। सिम्टम ऑफ मरसमस, जो मरसमस है जिसमें ओवरऑल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, या इसमें प्रोटीन एनर्जी की ओवरऑल डेफिशिएंसी होती है, या किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, उसको मरसमस कहेंगे। तो उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, उसमें हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रह सकता, क्रोनिक डायरिया स्टेज में चला जा सकता है, जो मोस्टली बेबीज में होता है, ठीक है। उसमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू फूड सेफ्टी रिलेटेड इशू, ठीक है। उसके अलावा उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी वेट इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी हाइट में प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ सकती, ठीक है, उसका स्टंटिंग इशू हो सकता है। मैं स्टंटिंग और वेस्टिंग का आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब मैंने नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के बारे में बता रहा था, ठीक है। उसके अलावा अब देखें, जो भी आपके डायरी डेफिशिएंसी होती हैं उसके कोई फिजिकल अपीयरेंस होती हैं, फिजिकली साइंस की फॉर्म में वो शो होती हैं, जिस तरह ड्राई स्किन हो गया, ब्रिटल है, ब्रिटल जो है वो नेल्स हो गए, ठीक है, स्पेयर हेयर हो गए, ठीक है, लचरलेस हेयर हो गए, ठीक है। तो हेयर जो लचरलेस होते हैं वो प्रॉपरली उनमें शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, स्किन ड्राई होती है, ठीक है। तो उनमें जो रिब्स होती हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। काजीज क्या हो सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के काजीज हो सकते हैं कि बच्चों में या तो ओवरऑल प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो सकती है, या किसी स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकली फीचर में यह है कि इनमें सीवियर वेस्टिंग ऑफ द मसल, ज़ाहिर है कि अब देखें कि आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो उसकी वो होना क्या है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मैंने आपको बताया था कि वो रेट जिसमें हमारी बॉडी व्हेन ओवर बॉडी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन अ रिलैक्स कंडीशन, उस लेवल पे जाके हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जो एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब वो परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होनी है, ठीक। फिर क्या होता है, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उसकी डिग्रेडेशन होने लग पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो जो हमारा मसल प्रोटीन होगा उसकी डिग्रेडेशन होने लग पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होगी। देन उसमें जो ज़ाहिर है कि चिल्ड्रन में जब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होनी तो उन्होंने लाइक एन ओल्ड एज शो होना, ठीक है। उसके अलावा उनके हेयर स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाती हैं, उसके अलावा हंग्री रिलेटेड इश्यूज आते हैं, डायरिया या फिर इसमें डिहाइड्रेशन का इश्यूज आना, ठीक है। देन आ फूड कंटेंट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन विथ थ्रू अ बैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने का मरसमस को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि बैलेंस डाइट यूज़ करें।
कम्युनिटी एजुकेशन, ठीक है, इस सोसाइटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखें कि आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट्स का कंजप्शन है कि जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें आपने 1 से 2 टाइम फ्रूट यूज़ करना है, 1 से 2 टाइम सैलड यूज़ करना है, ठीक है। आपने जितने मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और मिल्क भी कंज्यूम करना है, मिनिमम 1 सर्विंग, ठीक है। उसके अलावा 7 से 8 सर्विंग हमारे जो एशियन रीजन है इनमें कि आप मिनिमम आप हमें सीरियल्स भी हमने कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो बैलेंस ये है कि हमने जितने मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें फैट्स हैं जिसमें फैट्स हैं और उसमें सीरियल्स हैं, प्रोटीन हैं, ठीक है, उसमें बीन्स हैं, सीरियल्स हैं, हमने उन सब कंपोनेंट्स में से हमने एक एडुकेट अमाउंट में, एक बैलेंस अमाउंट में न्यूट्रिएंट लेना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम अपना ये 5 जो मील है और जो 5 जो मेजर मील के कंपोनेंट्स हमें ये पूरे करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रूट्स का अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ट्राई करेंगे जो सबसे ज़्यादा जो जिसकी प्राइस कम है आप वो फ्रूट लेना, ठीक है। तो बस कंज्यूम लाजमी करें कि उसके अलावा ये है कि हमें प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज़ करने चाहिए। उसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन्हें हमने एडुकेट अमाउंट में लेना चाहिए, ना प्रोटीन को ज़्यादा लेना चाहिए, ना फैट को ज़्यादा लेना चाहिए, ना कम लेना चाहिए। एक एडुकेट अमाउंट बता दी गई है कि आपकी डाइट में 50 से 60% कार्ब होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। आपकी डाइट में 20% तक प्रोटीन होना चाहिए, आपकी डाइट में 30% तक फैट्स होने, 25 to 30% तक, ठीक है। उससे आपने एडुकेट अमाउंट में लेना है। और फिर अगर आपकी एक्सेस है तो ट्राई करेंगे आप एक वैरायटी फॉर्म में लें, आपकी डाइवर्सिटी हो आपकी डाइट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइम पे एक फ्रूट ले रहे हैं वो आप ऑरेंज यूज़ करें तो नेक्स्ट जो टाइम होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट डे आप ट्राई करें आप गुआवा ले लें या एप्पल ले लें, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि स्पेसिफिक फूड्स में फ्रूट में स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक। ऐसे क्या होगा कि उनका जो न्यूट्रिएंट लेवल है डिफरेंस जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो हम एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कवाशिक और क्या है कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, मोस्टली जब ड्रॉट हो या फिर माइन हो या कहत पड़ता है, जब यहाँ पे सैलाब आता है या किस जगह पे, ठीक है, तो जंजला आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि उनको एनर्जी की फॉर्म में हम उन्हें न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। देन कवाशिक और क्या है कि इसमें जब इनएडिक्वेट प्रोटीन लेवल होगा तो इसका मोस्टली बच्चों में प्रोट्रूडिंग बेली होती है, ठीक है। इट इज़ द इनएडिक्वेट फॉर्म ऑफ द चाइल्डहुड प्रोटीन एनर्जी malnutrition कैरेक्टराइज बाय द अडीमा, ठीक, इरिटेबिलिटी, उसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। हिपाटोमेगाली जिसे हम इलाजमेंट ऑफ द लिवर कहते हैं। उसके अलावा जो फैट्स है उसकी इनफिल्ट्रेशन होने लग पड़ती है, ठीक है। तो ये बच्चों में ज़्यादा इशू बनता है। सिम्टम क्या है इसके, इरिटेबिलिटी आएगी, ठीक है, वेट लॉस आएगा, हेयर चेंजेस आएंगी, स्किन चेंजेस। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं वो हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे, हमारे नेल पे, ठीक है, उस पर उनका इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोट्रूडिंग बेली, लार्ज बेली, रैशेज उनमें आ जाएंगे। मोस्टली वो होता क्या है जिसमें ये होता है वेट बेरी, ड्राई बेरी की फॉर्म में थायमिन डेफिशिएंसी होगी, नाइसिन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा डायरिया वॉमिटिंग का इशू होगा इनमें। जब प्रॉपर प्रोटीन की इन्हें जो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होगी तो क्या होगा, जो अपने प्रोटीन टिश्यू है बॉडी के वो यूटिलाइज होंगे, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का जो टिश्यू लेवल है वो लॉस हो जाएगा। काजेज इसके क्या होते हैं, फमाइन कहीं कहर पड़ जाता है, ठीक है। लिमिटेड फूड सप्लाई, एक जगह फूड की सप्लाई नहीं है प्रॉपर, उसकी वजह से उसके लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। अब डॉक्टर्स को तो किसी चीज़ का नहीं पता ना कि मैंने किस तरह कम्युनिटी को न्यूट्रिशनली गाइड करना है, ठीक है। जैसा कि एंशियंट टाइम में जो फादर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, उनका भी कहना है कि लेट्स द फूड बी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो आप खुराक है उसको एक दवा की तरह इस्तेमाल करो तो आपकी दवा ही आपका खुराक बन जाएगी, ठीक है। लेट्स द फूड बी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा मिसकंडक्ट बहुत किया जाता है। अब चैनल पे जो लोग आके बैठे हुए हैं उनमें 99% 100% उनमें कोई डाइटिशियन नहीं है, वो मिसगाइड करते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अब डॉक्टर्स को क्या पता कि हमें न्यूट्रिशन किस तरह गाइड करना है, कम्युनिटी लेवल पे हमने किस तरह माल न्यूट्रिशन इश्यूज़ को हमने कवर करना है, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे नेशनल लेवल पे भी, उसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो जो कि अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। खैर, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें कोमा हो सकता है, इसमें फिजिकली मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें शो का इशूज आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इतने एड चलते हैं कि पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, इतने प्रोटीन डेफिशिएंसी है, पर ईयर जो है इतना डेथ रेट है, मदर का इतना डेथ रेट है बच्चों का ड्यू टू लैकनेस ऑफ द एडिक्योट न्यूट्रिएंट्स। तो अब उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मुझे तो नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से ये चीज़ें कवर हो सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल लेवल पे प्रॉपर एक डाइटिशियन इन्हें हायर करने चाहिए। ठीक है, वो बच्चों को न्यूट्रिशन की गाइडलाइन दें जिसकी वजह से ये इश्यूज हम कवर कर सकते हैं। मेरे प्रिवेलेंस ये का ये है कि मेक श्योर दैट द डाइट हैव इनफ कार्बोहाइड्रेट्स के प्रिवेंट किया। हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट करने का सिंपल वे है कि आपकी जो डाइट है वो एडिक्यूट हो, आप मिनिमली आपकी डाइट का 50% कार्ब ले रहे हो, आपकी डाइट मिनिमली आप 10% फैट ले रहे हो, 12 to 15% मिनिमली आप प्रोटीन ले रहे हो। ठीक है, प्रिवेंशन इसमें यह है कि प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चों में होता क्या है, बच्चों में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है, एक बार याद रखना, कभी भी मदर जो मिल्क है उसका अल्टरनेटिव कोई मिल्क नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी के फैक्टर होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं, लैक्टोडेरिन होते हैं, उसमें कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, जिस जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, अब जो बोतल फीडिंग पे होते हैं, ठीक है, या जो सप्लीमेंट्री फीडिंग ले रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कभी भी इनेट इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही होती। ठीक है, तो हम थ्रू डाइट हम अपनी पैसिव इम्यूनिटी इन्हांस कर सकते हैं। नेट इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए हमें जो भी इलेक्ट्रोल्यूमिन है, लैक्टोफेरिन है, लैक्टोडेरिन फैक्टर की ज़रूरत होती है जो जस्ट मदर मिल्क में होते हैं। इसलिए वो बच्चे जो कि फार्मूला मिल्क पे होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का उन पर ज़्यादा टेक होता है, कोई एपिडेमियोलॉजी कोई रिस्क फैक्टर्स आ गए उसका उन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। इम्यूनिटी उनकी अल्टरनेटिव होनी वीक है, वो किस तरह इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि फैमिली प्लानिंग जो है, ठीक है, उसमें प्रॉपर जो प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ठीक है, उसके अलावा इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर फूड फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज है, ठीक है, उसको जो स्टेपल फूड के थ्रू या फिर अदर फूड में रिचमेंट करके फोर्टिफाइड करके वो प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, जिस तरह विटामिन ए की फोर्टिफिकेशन ऑयल में हो रही है, उसके अलावा विटामिन बी की हो रही है, इसमें आयरन फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है, ठीक, फ्लोर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि उसकी अर्ली डायग्नोज कर लें, ट्रीटमेंट एंड एट नेशनल लेवल। एंड नेशनल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, मैं इसमें बताऊंगा नेशनल लेवल पे किस तरह करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे किस तरह करते हैं, और इसको सोसाइटी के लेवल पे किस तरह करते हैं, या फिर इसको इसमें हम आप इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे यह है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, आयोडाइजेशन, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए साल्ट में की आयोडाइजेशन की गई। ठीक है, फोर्टिफिकेंट्स ऐड किए गए फूड में। ठीक है, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब विटामिन ए की रिचमेंट करेंगे ऑयल में, ठीक है, घी में या अदर फूड में, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं जितने भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकती हैं, जिस तरह कैटरैक्ट है, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिया है। उसके अलावा जो सेलुलर डिफरेंशिएशन में इश्यूज आते हैं। ठीक है, then nutrition surveillance are defined as there should be a proper structure of a nutrition surveillance which define the magnitude of the nutrition problem and strategy to tackle। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई इश्यूज भी आ गया है तो उसको भी कवर करने के लिए, टैकल करने के लिए कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशन प्लानिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर पॉलिसी न्यूट्रिशन डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फूड प्रोडक्शन और उसकी जो सप्लाईज है उसको प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टिव बनाना चाहिए। ठीक, एट आ कम्युनिटी लेवल ये है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो एजुकेशन और उसके अलावा लिटरेसी है कम्युनिटी लेवल का वो इंक्रीज करना चाहिए। उसके अलावा ग्रोथ की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर पैकेजेस होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनके प्रॉपर स्कॉलरशिप्स लगते हैं फूड
उनके हेल्थ के पैकेजेस होते हैं, ठीक है, वो उन्हें वो फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका बेबी हेल्दी हो। और हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर तो हमारे तो जो मदर को प्रॉपर केयर नहीं देते, बाकी तो खैर दूर की बात है। देन फैमिली लेवल पे जो प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं उसको इन्हांस करना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मर्समस का यही है कि हमें ओवरऑल जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए, उनको बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। देन ट्रीटमेंट कवाशी को ये है कि जो भी अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई किस वजह से हुई है, ठीक है, लाइक देन इनमें इसमें बता मैं कि इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी को मिनिमम जो अमाउंट है प्रोटीन की वो लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उनकी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मे बी नीड टू करेक्ट विद द इंटरवेनस फ्लूइड एंड द इन्फेक्शंस में बी रिक्वायर ट्रीटमेंट विद द एंटीबायोटिक, ठीक है। अब कुछ इन्फेक्शन हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती या कि इंजाइमेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं, ठीक है। उसको प्रॉपर जो अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करें, ठीक है। जो इन्फेक्शन हुई उसकी एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट करें ग्रेजुअली। देन आपकी डाइट में कार्ब, प्रोटीन और फैट्स को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रोलाइट की तो उसे आप इंटरवेन के थ्रू भी आप उसे इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा विटामिन जो और मिनरल की जो सप्लीमेंटेशन है उसको श्योर किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये है कि हॉस्पिटल में और इसको 3 तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है कि हॉस्पिटल में ये है कि जो भी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड मेडिकल इश्यूज होंगे उसको हॉस्पिटल में डील किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन विच इज अफेक्टेड टू अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इट इज आल्सो सफरिंग विद अ सीवियर अदर कंडीशन। फॉर एग्जांपल देखें ना कि अगर कोई हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ 4-5 बाकी भी इश्यूज होंगे, ठीक है। इससे उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो उसमें हॉस्पिटल में प्रॉपर उसकी इंटरवेंशन करके उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। देन क्या है कि डाइटरी मैनेजमेंट में ऑलरेडी बताया कि अब डाइटरी मैनेजमेंट में एक गवर्नमेंट का क्या रोल है। उनका ये है कि वो एक्सेसिबिलिटी को इजी बनाया, ठीक है। कम्युनिटी में एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करें जिसकी वजह से वो एक हेल्दी डाइट को वो उसे परचेज कर सकें, ठीक है, उसे कंज्यूम कर सकें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि फूड सर्विस है उसको बेटर करना होगा। फूड जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज है उससे सॉर्ट आउट करना होगा क्योंकि पाकिस्तान में 30% तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है कि हमारे फार्म टू प्लेट हमारी जो हमारा हार्वेस्टिंग फूड्स है उसमें 30 से 40% तक लॉस हो जाता है, ठीक है। उससे हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। देन रिहेबिलिटेशन द कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन इज बेस्ड अपॉन द practical nutrition training for the mother which they learn to feed their children back to health care under the supervision of the using local food, ठीक है। रिहेबिलिटेशन में ये है कि वहाँ उनको प्रॉपर जो मदर दें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसकी वजह से बेबी को वो एडिक्वेटली उनकी न्यूट्रिशन मैनेज कर सके। देन प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये है कि अब देखें जो नाइट्रोजन लॉस होता है हमारी बॉडी से फीसल से या फिर स्वेट के थ्रू, ठीक है, विच लॉस इज इन्फ्लुएंस बाय द ग्रोथ इंजरी स्ट्रेस एंड द फिजिकल एक्टिविटी उसके लेवल पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है उसका वेट 65 kg है तो उसकी पर डे जो उसका नाइट्रोजन लॉस होगा वो 3.5 ग्राम होगा विच इज इक्विवेलेंट टू 25 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। देन मिनिमम प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द एक्टिव सेल इन द बॉडी के उसकी बॉडी में प्रोटीन के सेल कितने हैं, ठीक है, उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है, ठीक है, तो उसका इंजरी लेवल क्या, उसका स्ट्रेस फैक्टर क्या, उस लेवल पे डिपेंड करता है उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल से याद रखना है कि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो है कि 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट आप जो नॉर्मल कंसीडर करते हैं जिसको माल न्यूट्रिशन का इश्यूज होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने बताया था कि वो बढ़ जाती है अप टू 1.2 पर किलोग्राम बॉडी वेट 1/2 ग्राम, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बताया था जब माल न्यूट्रिशन का इशू हो तो
जब जिस तरह मरसमस का इशू आ गया, कवाशिरकोय का इशू आ गया, उसमें हम 1.2 to 1.4 भी उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कि आप डाइट का मिनिमम 15 to 20% तक प्रोटीन होना चाहिए। बाकी ये कि डिफरेंट एज के साथ प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये। ओके, अल्लाह हाफिज़।